अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और जुम्मे का दिन सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज जुम्मे के बाद सबने दुआएं खुसूसी तौर पर मांगनी है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैच भी जुम्मे के दिन इसलिए रखा जाता है ताकि दुआओं से काम लिया जाए। एग्जैक्टली, तमाम मसाजिद में ऐलान किया जाए, ऐलानात के बाद जो है ना इज्तिमाई दुआएं मांगी जाए, शायद दुआएं ही रंग ले आए और हमारी जो क्रिकेटर्स हैं में जो शिकस्त की हमने हैट्रिक खाई है, हैट्रिक की या शिकस्त की, उसमें तो दुआएं रंग नहीं लेकर आई, क्योंकि दुआओं के साथ साथ दवा होना भी बहुत जरूरी है। खाली दुआएं ही काफ़ी नहीं होती हैं, जब तक ग्राउंड में आप परफॉर्म नहीं करेंगे दुआएं उसके बाद काम आती हैं। तो बाबर आजम ने जो कल ग्राउंड में बड़ा तारीखी खुतबा दिया है, लेक्चर दिया है, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है, या अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे या खिलाड़ियों को। जरा पहले वो झलकियां देखिए क्या फरमा रहे हैं हमारे शाहीन। हमने ऐसे बहुत बारीक कर चुके हैं कि जब हम गिरते हैं तो हम जब उठते हैं तो यहाँ जाते हैं, वो याद करो। एक दूसरे के साथ शोल्डर के शोल्डर साथ रखेंगे तो आसानी होगी, सारी चीज़ हमारे साथ होगी। जी घबराना नहीं है। बाबर आजम ने कहा ऐसे कई दफा हुआ है, हम गिरते हैं हम उठते हैं। इस दौर से बाहर हुए हैं वर्ल्ड कप के, ये कोई पहली बार हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हमने जो है ना फिर भी परफॉर्म अच्छा करना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये देखिए टीम कौन सी है। बैड लक पाकिस्तान की ये है कि टीम वो है जो 400 से कम रन बनाती ही नहीं है। 423 का टारगेट पहले उन्होंने अपना बनाया, अच्छा, फिर 399 का टारगेट भी उनका है, 384 का टारगेट भी उनका है। टॉप 3 स्कोर जो वर्ल्ड कप पे है वो साउथ अफ्रीका की। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज है, जिस तरह का मोटिवेशनल किस्म का लेक्चर बाबर ने दिया है ना, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है हमारी टीम को। मोटिवेशन जब तक नहीं होगी, जब तक आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। आपको याद होगा मैं तो शुरू दिन से कह रही थी कि हमें चक दे इंडिया वाला शाहरुख खान चाहिए, जो कहे कि ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता बाबर आजम। बस इसी तरह की कोई भी मोटिवेशनल चीज़ हमें चाहिए थी। लेकिन अब अल्लाह करे ये जो बाबर आजम का लेक्चर है ये ज़ाया ना जाए और ख़ुद बाबर आजम भी इस पर अमल करें। टीम को अब बहुत सी उम्मीदें इससे पहले भी लगाई थी, ऑब्वियसली क्या करें, हमारी टीम है, फिर भी हमें उम्मीदें लगानी चाहिए। असल चीज़ ये है कि जब तक हमारी टीम सिंक नहीं होगी ना, जब तक ये नहीं होगा कि हर प्लेयर इंडिविजुअल लेवल पर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा, तब तक ठीक नहीं होगा। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 0 पर 3 विकेट्स गिरी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने स्टैंड किया और कहां से कहां ऑस्ट्रेलिया को हराया। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी अदा की। अच्छा, ये देखिए एफर्ट की जरूरत है हमें। इसमें इंग्लैंड की टीम को देखिए, वो भी कोई 4 मैचेस हार चुकी है। आप ये देखिए कल कितने बुरे तरीके से वो हारे हैं। लेकिन इसमें अब ये है कि हम जो कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं, हम फैंस हैं, कोई बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जो बहुत बुरे तरीके से हार रही हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया भी हम मैच हार चुकी है, फिर उसके बाद इंग्लैंड के तो आप परफॉर्मेंस को सोच नहीं सकते थे इंग्लैंड जैसी टीम ऐसी परफॉर्मेंस देगी। These are 2 different things फिदा। एक है हारना, एक है मुकाबला ही ना करना, फील्डिंग आपकी इतनी नाकिस होना, स्ट्रेटजी कैप्टन की कोई नजर ना आना, ये एंटायरली डिफरेंट चीज है ना। हमारी टीम को कम से कम इस पे काम करना होगा। मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि मैं मैच ना देखूं लास्ट मैच के बाद। पूरी नेशन के लिए जरूरी है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह करे इस दफा हमारी टीम, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल तो हम हैं, कुछ भी हो सकता है। और सबसे पहले हम जो है वो सियासत की डिस्कशन, ओपन डिस्कशन जो प्रोग्राम का आगाज करेंगे वो है जी पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स आई थिंक नवाज शरीफ की वापसी के बाद ना इंटायरली एक वो जो फ्रेम है ना पॉलिटिक्स का वो हो गया तब्दील। और फिर पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन सिर्फ PMLN का आप ये देखिए PTI मैदान में मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है। लेकिन अहम डेवलपमेंट ये हुई है, पार्टी बल्कि खामोश होने से ज्यादा ना गिले शिकवे करती नजर आ रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड वाले। एग्जैक्टली। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, और ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर चेयरमैन PTI के कहने पर उनके इल्म में लाए हुए ये मुलाकात हो रखी है, ये बड़े हैरानकुन है। फिर अच्छा, फिर दूसरी चीज, सदर आरिफ अलवी साहब का जो इंटरव्यू है, उनको भी इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी में होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी है। अच्छा, ये पहली दफा तो ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्शंस जो हैं टाइम पर नहीं हो रहे हैं। हमेशा से हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को अपने मफाद के लिए तो यूज़ किया जाता है, बट अब भी जो बादल साए के, जो शकूक व शुबहात के जो बादल हैं वो सर पे मंडला रहे हैं। इलेक्शंस की जो बड़ी एक वजह बताई जा रही है, ठीक है, वो वजह किसी हद तक वैलिड भी है कि वेदर जो है, खासतौर पे जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं
वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, बल्कि बाज़ इलाकों का राब्ता भी मुनक़ता हो जाता है ना, तो उससे लग तो यही रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। आरिफ अलवी साहब ने भी इसी यही कहा, और जब डेट अनाउंस की गई थी ना, तब भी ये कहा गया था, तब भी जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि सर्दियों के दिन होंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ में वैसे बर्फ़बारी होती है, जो रिहायशी जो जहाँ के लोग होते हैं वो तो वैसे अपनी जगहों को छोड़कर बर्फ़बारी से निकल आते हैं। सियासत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि कहा जाता है ना कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता है। कभी आज से 1 साल पहले ऐसा सोचा जा सकता था कि फजलुर रहमान साहब से पीटीआई के लोग मुलाकात करेंगे और मौलाना की इमामत में नमाज अदा की जाएगी? यही शायद इसी को सियासत कहते हैं। कभी आपने ये सोचा था कि जिस तरह नवाज शरीफ को निकाला गया, किस तरह से उसे वापस लाया जाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि दैट कुड बी वेरी क्विक विद इन 3 to 4 years? ये बड़ा एक था, लेकिन ये सियासत है, सियासत के रंग है, और यही पाकिस्तानी सियासत है, यही ग्लैमर है आई थिंक पाकिस्तानी सियासत का, कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्या अनप्रेडिक्टेबल कहना, यहाँ पर हमारे सियासतदानों का एक किबला मान नहीं है। एक अनफॉर्चुनेट बात है जिसको कहा जाता है कि सियासत के भी कुछ असूल, कायदे, ज़वाबित होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, कुछ मोरालिटी होती है, लेकिन शायद हमारे पॉलिटिशियंस के लिए उनके इंटरेस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जो कल के हरीफ थे वो आज के हलीफ हैं, और आज के हलीफ कल के दुश्मन करार पाते हैं, कल के हलीफ होते हैं। तो ये पाकिस्तानी सियासत, मेरा ख्याल पूरी दुनिया की सियासत शायद इसी तरह रिवॉल्व करती है ना। इसकी इतनी खूबसूरत बात, अभी ये देखे कल के खलीफ कौन थे? पीपल्स पार्टी और PMLN, कैसे दोस्तियां थी इनमें, और कैसे मेल मुलाकातें थी, और मौलाना को ये सब PDM का सरबरा कह चुके थे। आज ये दोनों अलग अलग हैं। पीपल्स पार्टी शिकवे कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, और कल के जो हरीफ थे जो कि PTI थे और साथ में PDM और मौलाना फजलुर रहमान भी ऐसे थे। ये देखिए आप आज कैसे मिले। इंतहा ऐसी थी इख्तलाफात की कि जैसे लगता था कि कोई पाकिस्तान की सियासी जमातें नहीं, मौलाना को कैसे डीजल कहा जाता था मौलाना के बारे में, और फिर मौलाना जो PTI के बारे में कहा क्या वो यहूदी एजेंट और क्या कुछ कैसे फतवे दिए जाते थे। और अल्लाह ताला की शान कहें, अल्लाह ताला की कुदरत कहें कि यही लोग, यही PTI के लोग, जनाब असद कैसर, मोहम्मद अली मोहम्मद खान, ये सारे लोग मौलाना की इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान की सियासत। लेकिन अब ये जो आपस में वो सिर्फ है कि हम सिर्फ फातिह ख्वानी के लिए आए हैं, नमाज अदा किया है, कोई सियासी डिस्कशन हमारी हर चीज़ तो आपको पता है एक डिप्लोमेसी होती है, और फिर आपको पता है कि कोई ना कोई पैगाम रसानी के मामला भी होते हैं। किसी का पैगाम पहुंचाया होगा। को ना डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सियासत में कभी ये नहीं होना चाहिए है कि आप एक दूसरे से बात करना, यही बात तो सब समझाते थे, हमेशा जो है ना खुला रहना चाहिए। ओपन डिस्कशन PTI को अब रियलाइज हो रहा है, इसकी वजह डिस्कशन। यही बात तो जब चेयरमैन PTI थे तो उनको समझाया जाता था, वो कहते थे मैं इनके साथ एक मेज़ पर बैठना पसंद नहीं करता, और शहबाज शरीफ ने कितनी बार इस चीज़ को रजिस्टर किया है। अच्छा, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में जब चेयरमैन PTI कंटेनर से गिरे थे, जख्मी हुए थे, तो उस वक्त उनके जो ओपोनेंट थे नवाज शरीफ साहब, जब ये वो जख्मी हुए तो नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन के लिए अपनी कैंपेन जो है वो मुअत्तल कर दी थी। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो मोरालिटी है जिसको बाकायदा पाकिस्तान में रहना चाहिए। अल्टीमेटली ये कोई दुश्मन तो नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, और कितना इख्तिलाफ राय जो है ना वो होना चाहिए। इख्तिलाफ राय ठीक है, लेकिन आपको पर्सनल नहीं हो जाना चाहिए है। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्शंस जो डिले हो रहे हैं, अब ये सदर आरिफ अलवी साहब भी कह चुके हैं कि इलेक्शंस जो है होंगे, और मे भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन आगे आने वाले टाइम में इसका अनाउंसमेंट भी कर दे, क्योंकि अभी तक किसी भी सियासी जमात ने कोई भी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट नहीं की है। नवाज शरीफ की इवन वापसी के बाद भी कोई इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट नहीं हुई। अब इलेक्शंस अगर डिले होते हैं तो इसका कसूरवार कौन होगा? इवेंचुअली तो बाकायदा जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। इसी पर बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग सर। कंवर साहब, आपको क्या लगता है, और जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है पॉलिटिशियंस के बयानात, उनकी जो हरकत व सकनात है, उनकी एक्टिविटीज़ देखे तो यही लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं जनवरी के एंड में तो नहीं होने जा रहे हैं। इलेक्शंस अगर सर डिले होते हैं इवेंचुअली तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं होगा? देखा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसके बारे में वजहात जारी कर दी है कि सदर ममलकत ने जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था वो दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन जो है जो ही 30 नवंबर को हल्का बंदियों का जो बजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा उसके फौरन बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा, और इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने के इम्कानात पाए जाते हैं। तो उन्होंने तमाम इलेक्शन कमीशन का हमें इतलात रही हैं
उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। आखिरी मरहले में आप ये देखेंगे, आप हैरान होंगे कि उन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलाने का भी उन्होंने बाकायदा उनको इन्विटेशन जारी कर दी है। तो ये अब इसके बावजूद क्या सुनाई दे कंवर दिलशाद साहब, आप जी आवाज़ आ रही है आपको? सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वजाहत तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई है, अभी हल्का बंदियों का मामला है, फिर उसके बाद आपको पता है कि उसके लिए बजट चाहिए होगा जिसमें सारे बैलेट पेपर्स और ये सब छपने हैं, फिर वेदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर उसके साथ साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, फिर उसके अलावा जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने भी सबको एक इलेक्शन डे को मैनेज करना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उससे पहले इलेक्शन की तैयारियां अलग है, लेकिन इलेक्शन डे को मैनेज करना दैट्स अ बिग चैलेंज, और स्पेशली पाकिस्तानी सियासत में जब किसी सियासी जमात को यकीन ही नहीं है। देखो जी, सियासी जमातों को यकीन दहानी कराना इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं है। मैंने खुद 4 इंतखाबात करवाए हैं नेशनल लेवल और तमाम मुल्क भर में प्रेजाइडिंग ऑफिसरों की तादाद तकरीबन 11-12 लाख है। वो तमाम वो भी की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, रिटर्निंग ऑफिसरों की हो चुकी है। इलेक्शन अमला जो है 12 लाख के लगभग जो है वो तमाम का तमाम अमला जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ चुका है। बैलेट पेपर के लिए जो है कागज जो है वो बाकायदा इंपोर्ट होकर स्टोर में जमा हो चुका है। हर चीज स्टेशनरी, हर मामला जो है हमारी तरह मैं खुद अपने तजर्बा हम बता रहा हूँ। लेकिन जाके सियासी जमातों के अपने अवाम को, वोटर्स को मुतमईन करने का कुछ तरीक़ेकार होता है, उनके असरैया भी करें। अब ये देखो, हमारे बहुत बड़े एंकर ने एक बड़ी अहम बात चला दी, ना उनको कानून का पता ना उसको आइन का पता। वो जनाब एंकर है, पता नहीं 5 करोड़ तनख्वाह लेता है, कहाँ लेता है जनाब। वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो है इमरजेंसी लगने वाली है, गवर्नर जो इमरजेंसी लगा देगा, इलेक्शन पोस्ट हो जाएंगे। तो मैंने आज कॉलम लिखा है, आज कॉलम पढ़ लिया मेरा दुनिया में, तो मैंने कहा सदर ममलकत के पास इख्तियारात हैं इमरजेंसी लगाने के। आर्टिकल 235 के तहत गवर्नर के पास सिर्फ सिफारिशात जा सकती है, लेकिन वो मशरूत है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से। तो लेकिन प्रेसिडेंट पाकिस्तान ज़ाहिर है ऐसा काम कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलेक्शन के मंत्री होने के खतरात पैदा होने या खदशात पैदा होने। ये सारे जितने क्या सरैया पैदा की जा रही है, आवाम में कंफ्यूजन पैदा। आपका चैनल बड़ा पॉजिटिव चल रहा है, वो बड़ी सही बात करता है वो, लेकिन बहरहाल हमने ये बार बार कहा है कि इलेक्शन मुकम्मल तौर पर तैयारी मुकम्मल है, और ये जो हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हो जाएगा 30 नवंबर के बाद, तो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है कंवर साहब, लेकिन अगर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि तैयारियां कंप्लीट है, सिर्फ हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन होगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें इसी जमातों में उस तरह से इलेक्शंस को लेके वो एक्साइटमेंट और वो रैलियाँ निकालना, और वो उनके माइंड में शायद यही है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को डिले ही कर दिया जाए। कंवर साहब, आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ मसला जो है वो है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपसे मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म व सितम हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है। और कल से जो एक इंटरनेशनल मीडिया है, आप देख भी रहे हैं खबरें, अल जज़ायर के जो ब्यूरो चीफ थे वहाँ पर उनके घर पर बमबारी की गई है, और इस बमबारी के नतीजे में उनकी बेटी, उनका बेटा और उनकी बीवी जो है वो शहीद हो गए हैं। और उसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, नमाज जनाजा अदा की गई। सिर्फ उसका कसूर क्या था कि वो वहाँ पर फ़लस्तीनियों के जो हक़ाइक़ है वो बता रहा है। और कल जो गुज़श्ता रोज़ जब बमबारी हुई है उसमें अभी कल के रोज़ ही 481 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वीडियो सामने आ रही हैं, दिल दहल जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वो स्लॉटर हाउस में कन्वर्ट हो गया फ़लस्तीन। अभी एक और जो वीडियो आई है जहां पर एक शख्स के यहाँ 12 साल इंतज़ार के बाद उसकी बेटी जो है वो पैदा हुई थी, और वो बेटी भी बेचारी शहीद हो गई। अब ये उस बाप के शिद्दत गम से जज्बात देखें, वो यही कह रहा है कि कितनी दुआओं, मन्नतों, मुरादों के बाद उसने अपनी बेटी को, अल्लाह ताला ने उसको बेटी अता की थी।
और वो इन इजराइलियों की सफाकियत का निशाना बन गई है। अल्फाज नहीं है क्या तकलीफ़ होगी उस बाप को, किस कर्ब में वो बाप मुब्तला होगा। तो ये है वो नोहा जिस पर पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल एक अंधी बनी हुई है, लेकिन जिन पर गुजर रही है वही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतने तकलीफ़ दे मनाजिर हैं कि शायद ही इस तरह का जुल्म सितम कभी हुआ हो तारीख़ के अंदर जिसका अब तक देखने को मिल रहा है। लेकिन मजाल है वेस्ट के कान पे एक जूं तक भी रेंगी हो। इतना जुल्म सितम के बावजूद भी अवाम तो पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में बाहर निकल रही है, लेकिन असल बात तो ये है ना कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, OIC कहाँ पर खड़ी है, सिवाय मजम्मत के, सिवाय लिप सर्विंग के। इसके अलावा एक भी बात ऐसी नहीं है जो प्रैक्टिकल कोई कदम उठाया गया हो। फ़लस्तीनियों को बिल्कुल निहत्ता छोड़ दिया गया। बात तो सारे करते हैं कि फ़लस्तीन हमारा किबला अव्वल है, और जो कि है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली शायद ही सिवाय एक या कतर के या टर्की के अलावा किसी ने इस पर कोई बात की नहीं। मलिका जो उर्दन है उन्होंने भी बोला है, और जो टर्की के सदर है तैयब उर्दगान, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई है। फिर उसके बाद ईरान पूरी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन OIC से फिर बार बार यही मुतालबा है पूरी दुनिया का और पूरे अरब ममालिक का, तो फिर इसको बंद कर दिया जाए, इसको ताला लगा दिया जाए। ये इतने सेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हर साल इतने रुपए खर्च करके, इतने डॉलर्स खर्च करके जो सेशंस होते हैं, उससे बेहतर है इसको बंद कर दें। लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। और लोग हर अपने एहतजाज से का अपना अंदाज है, बिल्कुल मुनफरिद तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ बने, पूरी दुनिया को पता चल सके कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। क्योंकि फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए ना आपको मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंसान होना काफ़ी है, और वो भी इंसान जिसके पास दिल है, जो कि महसूस कर सकता है कि गम क्या चीज़ होती है किसी के साथ। अगर नाजायज़ तौर पर कितना बुरा आप कर सकते हैं, कितना बुरा आप कर सकते हैं, कहीं पर तो फुल स्टॉप लगना चाहिए, लेकिन इजरायली बर्बरियत जारी है। तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से ना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, और यकीनन जुल्म ने एक ना एक दफ़ा आके तो रुकना तो है ही है, लेकिन इसने जो एक्सपोज किया है पूरी दुनिया को, वेस्ट को जिस तरीके से नंगा किया है कि कितनी मुनाफिकत है कि इंसान भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा हो रहे हैं, और आप इजराइल के साथ खड़े हैं, उनके हक में बातें कर रहे हैं। अमेरिका ख़ास तौर पे देख लें। अच्छा, ये तो इजराइल के फ़लस्तीन की हमने बात की है, अब भारत की कुछ बात कर लेते हैं। भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, इससे पहले आपको याद होगा भी चंद अरसा पहले, 1 महीना पहले की बात है कि जब कनाडा के अंदर एक सिख को जो है उसको कत्ल किया गया था, और उसके ताने बाने रॉ के साथ मिले थे, और फिर कनाडा ने भरपूर आवाज उठाई थी। खुद जस्टिन ट्रूडो ने वहां पर आवाज उठाई, और भारत के साथ हर किस्म के ताल्लुकात आप मुनक़ता कर लिए गए थे। अपने सफारत जो एम्बेसडर थे उनको वापस बुला लिया गया था। अब कनाडा के बाद कतर में भी कनाडा के बाद अब जो है ना 8 भारतीय फौजी हैं जिनको सजाए मौत सुना दी। ये जासूस थे, और कल उनको सजाए मौत 8 जो भारतीय स्पाइस थे उनको सजाए मौत की खबर, जो सज़ा है वो सजाए मौत दे दी गई है। और 8 भारतीय जासूस थे जो कि तकरीबन 2022 में जो है वो जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए थे, और उसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद जो है वो अब इन्हें कल सज़ा सुना दी गई है। अच्छा, भारत का यहाँ पर इख्तियार नहीं चलता, लेकिन भारत का पाकिस्तान में इख्तियार चलता है कि कुलभूषण के ख़िलाफ़ किस तरह से हमने तो इनका जो टी वॉज फैंटास्टिक, जो इनका पायलट हमने पकड़ लिया था, अब उसको भी हमने भेज दिया था जज्बा खैर सगाली के तहत कि ठीक है वो आ गया तो आप इसको वापस ले लें। आया तो वो भी जासूसी करने के लिए था। लेकिन आप देखें ना कि भारत भी किस तरीके से जो है ना दुनिया के ममालिक में जो नेटवर्क खेलता है। पाकिस्तान ने सबसे पहले कुलभूषण को पकड़ा था, और भारत का ये जो घनौना एजेंडा था उसको बेनकाब किया था। फिर उसके बाद कनाडा में भारत को खिफ़त और ज़लालत का सामना करना पड़ा। अब कतर ने, वहां की अदालत ने फिर 8 फौजियों को सजाए मौत की सजा सुनाई। अब ये नहीं बोलेगा कुलभूषण के टाइम पे तो हमें ये आलमी अदालत इंसाफ में ले गया था, क्या अभी भारत का जोर जो है वो कतर के सामने नहीं चलता? फिर उसके बाद जोर जब आप रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़े जाएं तो फिर आप कर भी क्या सकते हैं। खैर, ये तो हमने भारत की बात की। दोबारा से जनाब खेल पर आते हैं, और आज 3 शिकस्तों के बाद
पाकिस्तान का जो आज का मैच है साउथ अफ्रीका के साथ डू एंड डाई की सूरत हाल है। जी जी बिल्कुल। अगर आज हम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर आज का हम ये मैच हारते हैं तो फिर हम इवेंट से जो फाइनल फोर प्ले है उसमें हम नहीं जा नहीं सकते। फाइनल फोर नहीं, उसमें फिर भी चांसेस हमारे होंगे अगर हम आज का मैच भी हार जाते हैं। जो बाकी हमारे वो तो फिर इफेंट बर्ड्स के साथ वही हो गए ना कि अगर रन रेट पे बात आ जाएगी वो आ जाएगी, लेकिन अमली तौर पे आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर कोई और टीम हारेगी फिर उसका पॉइंट्स होंगे और फिर पॉइंट्स और रन रेट्स के साथ 50-50 चांसेस होते हैं कि हमारी रन रेट कितना बेहतरीन होगा। लेकिन आज साउथ अफ्रीका, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका को ना बेतर्स खा लेना चाहिए। चेन्नई से अब्दुल माजिद भट्टी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अब्दुल माजिद भट्टी, आप तो चेन्नई में मौजूद हैं, क्या माहौल है वहाँ का और आज का मैच होने जा रहा है, क्या कहते हैं आप? कोई सबक सीखेंगे बाबर का? कल का जो मोटिवेशनल किस्म का लेक्चर है ये काम आएगा टीम के? देखें, सबक तो सीखना पड़ेगा, उसके अलावा अब पाकिस्तान के पास कोई और दूसरा फार्मूला नहीं है। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये मेरे सामने जो मौसम की सूरत हाल है, तो आज अबरालूद मौसम है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है और पिछली थोड़ी देर से काफ़ी लाइट जो है वो भी कम हो गई है। हालांकि मेट ऑफिस बारिश की तो फोरकास्ट नहीं कर रहा, लेकिन चेन्नई का ये शहर समंदर के किनारे है जहां पूरा साल बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। तो अभी तक एक्सपर्ट्स जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं वो बारिश भी है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस मैच में, आज इस मैच के लिए जो पिच यूज हो रही है, ये पिच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में यूज हुई थी और उस मैच में न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलरों ने 7 विकेटें ली थी, जिनमें से 3 विकेटें लॉकी फर्गूसन, उनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने हासिल की थी। तो लिहाजा इस पिच के बारे में जो यहाँ लोकल बता रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के मुकाबले में ज़्यादा बाउंस है और फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा मदद है। लेकिन जब बाउंस ज़्यादा हो तो फिर बैट्समैनों के लिए भी चांस होता है कि वो इस पिच पर अपना करिश्मा दिखा सकें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अब्दुल माजिद साहब, ये बताइएगा कि अभी आज की हमारी टीम की परफॉर्मेंस, आपको क्या लगता है कि आज के सारे पिच को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए, फास्ट बॉलर ज़्यादा हेल्पफुल होंगे या फिर जो हमारे जो स्पिनर्स हैं उनके लिए ये मौसम ज़्यादा सूदमंद होगा? और साउथ अफ्रीका जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाली टीम है, मतलब उसके साथ एक बड़ा चैलेंज होगा। इसमें तो मोटिवेशन से ज़्यादा हमें जी जान लगा के खेलना पड़ेगा। देखें, इस वक्त हमें दवा की भी ज़रूरत है, दुआ की भी ज़रूरत है। मोटिवेशनल लेक्चर्स तो पूरे टूर्नामेंट में हो रहे हैं। हर मैच से पहले कप्तान लेक्चर देते हैं, डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर लेक्चर देते हैं। इवन पाकिस्तान टीम के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी आए हुए हैं। लेकिन सिवाय नेदरलैंड और श्रीलंका के, जो हैदराबाद दक्कन में हमने 2 मैचेस खेले, आप देखें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में एकदम से डिप आया। हम इंडिया के खिलाफ बड़े मार्जिन से आ रहे, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मार्जिन से आ रहे, हम पिछला मैच अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जिसको लोग इतना रेट नहीं कर रहे थे, वो मैच भी हार गए। अब आज पाकिस्तान को मेरी जाती राय में इन पिछली 3 शिकस्तों को भुलाकर बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, जो जहां रोल प्ले कर सकता है उसको रोल प्ले करना है और इस पाकिस्तान टीम को उठाना पड़ेगा। अदरवाइज ये सफ़र, वैसे तो पाकिस्तान टीम ने कलकत्ता जाना है कल, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि बतदरीज हमारा जो सफर जो है वो वतन वापसी का टिकट कटा के हमारे। भट्टी साहब, आज हसन अली नहीं खेल रहे हैं, ये कितना पॉजिटिव है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए? पाकिस्तानी टीम के मफाद में ब्लेसिंग, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हो सकता है, हालांकि हसन अली हमारे मेन फास्ट बॉलर हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका मिल रहा है। आज उनका वर्ल्ड कप डेब्यू है, तो वो कुछ नया कर दें, वो हीरो बन जाए। देखें, ये जो मैचेस या ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ये प्लेयर्स को दुनिया भर में अपने आप को मनवाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अनफॉर्चुनेटली हमने वो क्रिकेट नहीं खेली जो हमारी टीम का एक स्टैंडर्ड था, या जितना टूर्नामेंट से पहले हमारी टीम को के मुताबिक बॉलिंग करनी होगी, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारी बॉलिंग ने आज हमारा साथ नहीं दिया, कल देखें शादाब खान जब मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए
उन्होंने भी कहा कि हम पे जो क्रिटिसिज्म हो रही है, हम पे जो लोग पाकिस्तानी तनकीद कर रहे हैं या पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, फॉर्मर प्लेयर, उन्होंने कहा कि तनकीद गलत नहीं हो रही, हम खराब खेल रहे हैं तो हमें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शादाब खान ने कहा कि आज वो लम्हा होगा जब पाकिस्तान तो की सर हमें जीत क्या का करना सफर चाहिए? शुरू करेगी। फिर 6 मैच चाहिए पाकिस्तान को ट्रॉफी अपने घर ले जाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए माजिद साहब कि आपको क्या लगता है, हमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करना चाहिए और फील्डिंग का, या ये भी बता दें कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है कि बारिश आ जाए और हमें एक एक पॉइंट मिल जाए दोनों टीम्स नहीं, वो हमारे लिए नेगेटिव होगा क्योंकि हमारा जीतना अल्टीमेटली बड़ा इवेंचुअली जरूरी तो है। हमारा हाँ, जीतना ये भी जरूरी बात ठीक है। है। वैसे फिर आज जुम्मे आप में मुझे ये बताएं आप किसके साथ मैं जुम्मे की नमाज के बाद देखें, बिल्कुल भी बारिश की दुआ नहीं देखें मांगनी है। बिल्कुल बारिश तो अब तो देखें, पाकिस्तान का मंत्रा सिर्फ एक ही है, वो मंत्रा है जीत का। यस, इसके अलावा पाकिस्तान की टीम कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे जैसे हम पॉइंट लूज करेंगे, चाहे हार के 2 पॉइंट लूज करें या बारिश की वजह से 1 पॉइंट लूज करें, वैसे ही हम लोगों के रहमो करम पर है, दूसरी टीमों के रहमो करम पर है। लिहाजा मेरे ख्याल में पॉइंट्स लूज करना पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। मैच पूरा होना चाहिए और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और ये साउथ अफ्रीका की टीम, अभी लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, हमने साउथ अफ्रीका को सिडनी के सेमीफाइनल में हराया। साउथ अफ्रीका की टीम जितना अच्छा खेल रही है, लेकिन उनके ऊपर भी चौकर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर वो ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है, आप ये देखिए कि फाइनल तक तो वो पहुंचती है हमेशा, हर बार सेमीफाइनल में, लेकिन जीतती नहीं है। लेकिन और हम लड़खड़ाते गिरते गिराते पहुंच जाते हैं और आगे से हम वर्ल्ड कप ले जाते हैं या फाइनल में पहुंच जाते हैं। ये टीम्स बेचारी शुरू से फतूहात के साथ जाती हैं, आगे एक मैच हारती हैं और इवेंट से बाहर हो जाती हैं। बट आप ये देखिए कि अभी आप जो कह रहे हैं कि हमारा मंत्रा जीत वाला होना चाहिए है, आई होप सो कि अब पूरी टीम का मोराल भी यही हो जीत वाला। अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर हम आज का मैच भी हार जाते हैं तो फिर क्या इफ एंड बट्स है? देखें, आज का मैच हारने के बाद पाकिस्तान के लिए सिचुएशन और मुश्किल हो जाएगी। हालांकि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगा, लेकिन कल जो श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता है, तो पाकिस्तान जो पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पे था, वो 6ठे नंबर पर आ गया। 5वें नंबर पर श्रीलंका की टीम चला गया। अब मुझे जो समझ में आ रहा है कि टॉप की 3 टीमें जो है इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इनको शायद, हालांकि ये इनमें से भी कोई टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है। जो चौथी सेमीफाइनल के लिए पोजीशन के लिए मुकाबला है, वो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान, क्योंकि इंग्लैंड की टीम कल तक तो वो रेस में थी, लेकिन वो भी 4 मैच हार गई है। तो पाकिस्तान की टीम अब जीत अफोर्ड नहीं करती। अगर पाकिस्तान टीम हार अफोर्ड नहीं करती, जीत तो सर वाकई हमसे अभी तक अफोर्ड नहीं हो पा रही, वर्ल्ड कप की कैंपेन मुश्किल हो जाएगी। तो फिर ये जो अच्छा ये जो स्पेक्टेटर्स हैं, आप तो यहाँ पर मौजूद हैं, इनके बारे में बताइए कितनी सीटिंग होती है? क्योंकि एक क्राउड का पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना और टीम को सपोर्ट करना ये बड़ा ज़रूरी है। जो हमने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखा था कि हमारा प्लेयर अगर कोई शॉट लगा रहा है तो स्टेडियम बिल्कुल ऐसे सन्नाटा, 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं और कोई बॉल पे कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। इससे भी बड़ा तो आपको ये लगता है कि इस वजह से डिमोटिवेट हो गए हम? मुझे ऐसा लगता है, दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ तो करना है ना। देखें, ये अहमदाबाद के मैच के बाद मिकी आर्थर ने इस चीज़ को हाईलाइट किया था, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, तमाशाई जो जाहिर है, जब लोकल टीम खेल रही है तो लोकल टीम को सपोर्ट करेंगे ना। लेकिन बेंगलोर में और यहाँ चेन्नई में पिछले मैच में भी यहाँ पाकिस्तान के तराने भी बजे, पाकिस्तान को लोगों ने चीयर भी किया, नारे भी लगाए, लेकिन जाहिर है टीम ही अंदर परफॉर्म नहीं कर रही, तो अब नारों से क्या फ़र्क पड़ना है। तो मेरा ख्याल में वो जो फैक्टर था जिसका आपने जिक्र किया, वो पाकिस्तान भारत मैच में ज़रूर था, लेकिन बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के मैच और यहाँ पर अफगानिस्तान के मैच में पाकिस्तान टीम को ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम उस सपोर्ट को कैच नहीं कर सकी और अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये भी बता दें लास्टली हमें कि हम सब आज के मैच के हवाले से कितना स्कोर प्रिडिक्ट किया जा सकता है? अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो आपको क्या लगता है कितना इस पिच को देखते हुए कितना रन्स बना सकते हैं, कितना पोटेंशियल है? देखिए, अभी तक हालांकि जो 4 मैच इस टूर्नामेंट में हुए, 300 रन अभी तक नहीं बने इस चिदम्बरम स्टेडियम में, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान 300 रन का हिंसा क्रॉस कर जाए
फिर पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तहान शुरू होता है और पाकिस्तान फाइटिंग की bowling पोजीशन में आ सकते अभी हैं। तक इस टूर्नामेंट में अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बॉल नहीं कर सकी है। मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी का पहले ओवर में 2-3 विकेटें लेना ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर एक और फैक्टर है जो पाकिस्तान के फेवर में जाता है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में 4 साउथ अफ्रीकन मौजूद हैं। मिकी आर्थर साउथ अफ्रीका के हैं, बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीका के हैं, प्यूटिक जो बैटिंग कोच हैं वो साउथ अफ्रीकन है, पाकिस्तान के ट्रेनर फिजियो ये दोनों साउथ अफ्रीकन है। तो 5 साउथ अफ्रीकन दिमाग मौजूद हैं। यकीनी तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को चलें सर, अब देखते उनका हैं कि mindset पाकिस्तान बताया पर आज किस्मत की हमारे देवी जो एक मेहरबान खिलाड़ी होती मोहम्मद है या नवाज- नहीं होती है, अब मोहम्मद ये नवाज बड़ा की होगा। क्या करें हमारी टीम परफॉर्म कर पाए। बहुत शुक्रिया भट्टी भट्टी साहब साहब आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अब जो इतने साउथ अफ्रीकन आपने गिनवा दी हैं, कहीं ये ना हो कि एकदम से उन्हें साउथ अफ्रीका की मोहब्बत जाग जाए और वो हमारी टीम को बजाय मोटिवेट की टीम मोटिवेट करना शुरू कर दे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से, जो कि फ़लस्तीन की सूरत हाल है इस वक्त। ऐसी ऐसी तस्वीर हैं कि दिल दहल जाता है, कैसे इतना खूबसूरत इलाका उसको मलिया मेड कर दिया गया है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये ज़रा ड्रोन फुटेजेस आप मुलाहिज़ा करें कि पूरा फ़लस्तीन का जो ये ख़ासतौर पे जो गज़ा का ये इलाका है मुकम्मल तौर पर ये कंक्रीट में बदल दिया गया है, राख का ढेर बन गया। ये पहली वाली पहले के फुटेज है जब मनाज़िर देखें हैं। कि सरसब्ज़ो शादाब किस्म का ये इलाका था और अब इस खूबसूरत गज़ा को कैसे मलिया मेड कर दिया गया ये है। दोनों मनाजिर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा गुंजान तरीन इलाका कहा जाता है, क्योंकि एक छोटे से पट्टी के साथ बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी यहाँ पर रहते हैं। 2.2 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अब इनको यहाँ पर आबाद रहना, इनके घर बार, कारोबार, ज़िंदगी, रहन सहन, अपने घर, आबाई घर, बच्चों की परवरिश सब इन घरों में होती थी। और ये वो ड्रोन फुटेजेस है सैटेलाइट की, जो कि सैटेलाइट की थी जो पहले था, और फिर उसके बाद जब इजरायली बमबारी की गई, बमबार्डमेंट के बाद ये जो मलबे का ढेर बना है, जो बिल्कुल मलिया मेट हो चुका है, जहाँ पर अब इंसानी ज़िंदगी का बका मुमकिन ही नहीं है। यही तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर इसको इतना तबाह कर दिया जाए कि यहाँ पर कोई इंसान बाकी ना बचे और उसके बाद इस जगह पर कब्जा किया जाए। और कब्ज़ा करेंगे क्या, पूरा राख का ढेर बना दिया गया है। हर घर से जनाजे उठ रहे हैं, मासूम बच्चों के जनाजे हैं। आप पूरा गज़ा को देखें ना, आप उसको बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया है। पता नहीं कौन सी ऐसी नफ़रत की और गुस्से की ऐसी आग है जो कि ठंडी होने का नाम नहीं। आप ले ये रही देखिए, इजराइल को। अभी जो ये मलबे का ढेर उठाया गया ना, अगर आप थोड़ा सा मीडिया को ज़्यादा ऑब्जर्व करें ना, जो बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स के साथ आपको बताते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि जिस इलाके को ये तबाह किया गया है, इजराइल की जानिब से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे कोटेशंस मांगी जा रही हैं कि आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है, अपनी अपनी कोटेशंस दें कि आप कितने में ये वो ये तक सोच चुके हैं कि उन्होंने कब्जा करने के बाद किस कंपनी को फिर देना है। उसके अलावा देखें, वहाँ का उनका पानी बंद कर दिया गया है। हर तरह की जो सप्लाई थी, सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल तौर पे वहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये कौन सी जंग है? ये जंग हम पहले बागे जंग नहीं, जेनोसाइड है। ये नस्ल कुशी है पैलेस्टीनियन लोगों की, कि किस तरीके से। और उस पर आप ये देखें कि फिर सबका रवैया देखें आप, वेस्ट का और बाकी कंट्रीज़ का, तो ये नहीं हमें समझ आती है कि इतनी कौन सी आपकी ऐसी इंतकाम की आग है। फ्रीडम फाइटर्स के साथ तो आपको कुछ आप लड़ नहीं पा रहे हैं, उनको आप रोक नहीं पा रहे हैं, और सारा गुस्सा इन्हीं मासूम बच्चों पर, इन्हीं मासूम ख़वातीन पर, इन बुज़ुर्गों पर निकल रहा है इनका। अब ये जो मासूम बच्चे हैं, बच्चों का जंग में क्या कसूर है? अब एक फुटेज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। बेचारे मासूम बच्चे जो कि पेंटिंग्स कर रहे हैं, क्या दिल बहलाने के लिए। ज़ाहिरा बच्चों को एक्टिविटी चाहिए। अब जंग की सूरत में ये थोड़ी है कि उनको आप, वो बच्चे बेचारे डर गए हैं, ऊपर से प्लेन गुजरे, बच्चे सहम गए कि पता नहीं हम पे अटैक ना कर दे। मतलब इस माहौल के अंदर जिस बच्चे की परवरिश होगी वो मेंटली कितना डिस्टर्ब होगा। बड़े होने तक ये जो नक्शे और जो चीज़ें वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जितनी तबाही वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जितना खून ये बच्चे अपनी आंखों से देख रहे हैं, जब बड़े होंगे कभी ये भूल सकेंगे कि इनके बड़ों के साथ क्या होता रहा है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से ये बच्चे इस वक्त गुजर रहे हैं। ये अंदाज़ा शायद आप और हम यहाँ पर बैठ के लगा भी नहीं सकते हैं। जिस तकलीफ, जिस डर और खौफ की फजा में आप नहीं, देखें, आप क्यों नहीं लगा सकते? किसी के घर बच्चे नहीं है, सबके घर बच्चे होते हैं। लेकिन जिस चीज को वो जिस पेन को वो फील कर रहे हैं, शायद हम वो पेन, हमारे बच्चे कोई ऐसी चीज देख ले तो वो एक डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि हाँ, कि पता नहीं उनके साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर आता है। लेकिन जब जो बच्चे
बच्चे ये सब कुछ देख रहे हैं वो मेंटली कितना ब्रेक डाउन होते होंगे। उनके पेरेंट्स, कुछ के तो पेरेंट्स भी नहीं बाकी बचे ना, उनकी माएँ उनके बाप कितना समझा लेते होंगे, कि कितनी आंखों के आगे हाथ रख लेते होंगे कि ये ना देखें, ये ब्लड ना देखे, किसी की कटी टांग ना देखे, किसी बच्चे को मुर्दा हालत में ना देखे जो शहीद हो चुका है, कितना बचा लेते होंगे। उसी माहौल के अंदर तो देख रहे होंगे ये सब। और उन जैसे कि पेंटिंग करते बच्चे डर गए हैं, उन्हें क्या पता कि अगर ये बॉम्ब हमारे ऊपर गिर लेकिन जाता आप उन हमें से लोगों कौन की बचता। आप दाद दें कि इस जंग के इस खून आलूद माहौल के अंदर भी बच्चों को उनको इंगेज रखने के लिए पेंटिंग्स करवाई जा रही हैं और उन बच्चों को जो है ना किसी तरीके से इंगेज किया जा रहा है। लेकिन जब भी ऊपर से ज़ाहिर बात है कि खौफ का एक ऐसा आलम है कि किसी भी लम्हे आप पर गोला लगती है, आप पर बमों की बरसात हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में भी ये बच्चे अगर सरवाइव कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फ़लस्तीन के मामले की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो फ़लस्तीन और इजराइल को जंग का नाम दे रहे हैं, ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है। और बाज़ जो इस्लामिक मुफक्रीन हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो इसको ग्रेटर इसराइल मंसूबे का शाखसाना करार दे रहे हैं। यानी कि ये जो कुछ हो रहा है, जो बम्बार्टमेंट हो रही है, ये इत्तफाकिया नहीं है, ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है और जो आवाज़ उठाने वाले हैं वो इस टाइम बिल्कुल खामोश हैं। जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए उस तरह से आवाज़ उठाई नहीं जा रही। पूरे के पूरा जो गज़ा पट्टी है उसको मलिया मेट कर दिया गया है, खंडर बन चुका है। वहाँ पर कोई इंसानी जान वहाँ पर रह नहीं सकती। और उसके बाद जहाँ पर पनाह ली हुई है उन तमाम फ़लस्तीनियों ने, मज़लूम फ़लस्तीनियों ने, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ना वहाँ पर पानी की सप्लाई मुमकिन है, ना वहाँ पर ईंधन की सप्लाई मुमकिन है। हॉस्पिटल्स वहाँ पर बंद है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स महफूज नहीं है, वहाँ पर भी बमबारी हो रही है। अब इसी मामले पर बात करने के लिए मारूफ इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन ये जो आपने अभी बात की है ना कि हॉस्पिटल्स के हवाले से, हस्पताल और वो भी चर्चेज महफूज नहीं, आप अंदाज़ा लगाएं। इतना अंधा जुल्म सफाकियत के अंदर इजराइल हो चुका है कि कोई ऐसी जाए पना नहीं है जहाँ पर जाकर ये सोचा जाए कि यहाँ पर शायद इजराइल बमबारी नहीं करेगा। इसी पर बात करने के लिए अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब मारूफ मजहबी रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये हो क्या रहा है? ये तो जंग से ज़्यादा नस्ल कुशी हो रही है फ़लस्तीनियों की, आप क्या समझते हैं? और फिर ऐसे में हमारे मुस्लिम गैरों से हमने क्या शिकवा करना है? वेस्ट की हम बात करते हैं कि उनकी मुनाफिकत रिवील हो रही है, वो दोहरा मेयार है, उनको तो छोड़ें सर, हमारे अपनों का रवैया देखें। इस्लामिक ममालिक कहाँ खड़े हैं? जी अल्लामा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो आपने सवाल किया ये बड़ा वैलिड है, लेकिन इससे कबल भी एक बात है कि जो कवानीन वेस्टर्न हुकूमतों ने या अमेरिका यूरोप ने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं जंगी कवानीन के, आपने और मैंने इस बारे में भी तो बात उठानी है कि सिविलियंस के ऊपर तो बमबारी उन्होंने कवानीन बनाए हैं। और फिर सिविलियन से भी अगली स्टेज ये है कि जो हॉस्पिटल जिसके अंदर इलाज मुआवजा हो रहा है, ये तो बर्बरियत के दौर के अंदर भी और तातारियों चंगेजियों के दौर में भी ये नहीं होता कि जहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलतें हों शहरियों की, वहां पे हमला आवर हुआ जाए। तो यहाँ पे तो अस्पताल के ऊपर बम गिरा दिए गए हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इस्लामी ममालिक कहाँ है, तो उम्मत मुस्लिमा तो मरहूम हो चुकी है। उम्मत मुस्लिमा का तो कंसेप्ट था कि चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। आज हम बेताब हो रहे हैं। आज हम अपनी तरजीहात को भी तो देखें ना। देखें, किसी के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन आज हम पाकिस्तानियों की तरजीहात के हैं। हम एक लीडर का इस्तेकबाल भी करने के लिए तैयार हैं, हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखने के लिए भी तैयार हैं। हमारी निगरान हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान नहीं पंजाब के अंदर एक फेस्टिवल मना रही है गुलकारी का। हम गजा के मुसलमानों के साथ कहाँ पे खड़े हैं, अपने गिरबानों में भी जानना चाहिए। और जहां तक आपकी बात है ये 100% वैलिड है कि आज 55 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं। कहाँ है दौलत? सबसे ज्यादा मुसलमान ममालिक अमीर हैं, असलहा मुसलमान ममालिक के पास है। बात ये है कि ये जो जिहाद का ऐलान करना है ये रियासत का मैंडेट है। अगर ये ऐलान करना मौलवियों का या अवाम का मैंडेट होता तो हम आपको बतला देते, सबसे पहले हम ऐलान करते।
हम यही कर सकते हैं ना कि मुसलमान हुक्मरानों को उनकी गैरत के ऊपर एक ताज़ियाना लगाएं और उनको इस बात के ऊपर आमादा और तैयार करें कि अल्लाह के बंदो, हर चीज मौजूद होने के बावजूद भी अगर आप अपने मुसलमान भाइयों की हिमायत नहीं करते तो एक एक करके कट जाएंगे। इराक नहीं कटा, लिबिया नहीं कटा, अफगानिस्तान के ऊपर हमला नहीं हुआ, वो तो अफगानियों ने अपनी गैरत दीनी की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी तवील जंग लड़के बिलहर वहां से हमलावरों को भगाया है। लेकिन क्या हम हाथ पर हाथ धरे इसी तरह बैठे रहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि मुसलमान हुक्मरानों में से आज कोई एक मुस्लिम हुक्मरान भी आगे बढ़कर इस बात का ऐलान कर दे कि मैं इसराइल के खिलाफ हूँ और मैं फलस्तीन के मजलूमों का साथ दूंगा अमली तौर के ऊपर, तो पूरी मुसलमान उम्मत उस हुक्मरान के पीछे खड़ी हो जाएगी। अल्लामा साहब, ये तो आपकी और हमारे, हम तो सिर्फ कंडेम कर सकते हैं ना। हम तो पहले कह रहे थे कि OIC का इजलास है और पूरी OIC बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है? तमाम मुस्लिम ममालिक को जो है उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इस्लामी अफवाज बनाई गई थी जिसकी सरबराही एक्स आर्मी चीफ राहिल शरीफ कर रहे थे। वो इस वक्त कहाँ पर है? मतलब हम किस तरीके से हम फ़लस्तीनियों का जो है वो साथ दे? सिर्फ ज़बान से प्रोटेस्ट करके? जो जुबान से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी तो क्या फायदा हो रहा है? मुझे एक बात बताएं, जुबान से प्रोटेस्ट करते हैं, आज हम हमला कर रहे हैं, 46 बयान एक हमारे हमसाये मुल्क ने दे दिया है, आज तक एक मिसाइल नहीं छोड़ा। और जहां तक आपने ये बात की, ये 100% दुरुस्त और वैलिड बात है। 55 ममालिक ने अपनी इस्लामी फौज बनाई है, उस फौज का काम क्या है? अगर उन्होंने यहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, मैं कहता हूँ अगर वो OIC को भी छोड़ दें, हर इस्लामी मुल्क, हर हम एक उम्मत तो है ना, हम जिस बड़े सगीर के अंदर बैठे हैं, चले हम अपना जायजा ही दें। यहाँ पे एक बेटी की पुकार की वजह से मोहम्मद बिन कासिम आन पहुंचा है। हमारी अपनी बेटी अमेरिका की जेल के अंदर कैद है, आफिया सिद्दीकी, हमने उसके साथ क्या किया? हम एक एक करके कटते जा रहे हैं। ये वतनीयत के जो बुत हैं, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। इसकी वजह से हम सबसे पहले वतन के फलसफे में फंस चुके हैं और हम फलस्तीन को अब ये मुझे बात बताएं कि मस्जिद अक्सा किसी मुसलमान मुल्क का और किसी मुसलमान वतन का मसला भी नहीं रहा, क्योंकि वो हमारे वतन में भी नहीं पाई जाती। अल्लाह के बंदो, वो मस्जिद तो है ना, अल्लाह का गारी कम अज कम समझ के उसका दिफा कर लो। अल्लाह के घर का दिफा करना किबला अव्वल रहा है सर, हमारा किबला अव्वल है वो। हाँ, ये भी देखिए, अब आपने ये जो बात की आप हैरान रह जाएंगे। हमारे मुआशरे में चंद फिलासफर और थिंकर्स और नाम नेहाद, मैं तो नाम नेहाद ही कहूंगा, वो ये कहते हैं ये मुसलमानों का किबला अव्वल ही नहीं रहा, इसके ऊपर यहूदियों का हक है। जबकि कुरान पाक की वादी आयत है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। फिर कुरान पाक में किबले के हवाले से इसके बारे में आया था, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। कुरान बड़ा कि किबला अव्वल है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की फजीलत 250 बयान की। क्यों की? ताकि मुसलमान उम्मत इसको आजाद करवाए। इसीलिए हजरत उमर ने आजाद करवाया था, इसीलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आजाद करवाया। आज फिर एक उमर और सलाहुद्दीन को उम्मत और फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पुकार रही है। ये मैंने और आपने और मुसलमान हुक्मरानों ने फैसला करना है वो कौन है। अच्छा अल्लामा साहब, हम लोग मुस्लिम ममालिक की बात करें या मुस्लिम्स की बात करें, हम लोग तो कहें इजराइल ये सब कुछ जो कर रहा है इसको ग्रेटर इजराइल मंसूबे से ताबीर किया जा रहा है। आप ज़रा सर इस मंसूबे पर रोशनी डालिएगा, आखिर ये ग्रेटर इजराइल मंसूबा है क्या जिसकी बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं? बुनियादी तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ने जिस वक्त ये रियासत वजूद में आई थी, उस वक्त एक जुमला कहा था कि ये जो इसराइल है ये मुस्लिम रियासतों के दिल में खंजर को पेवस्त किया गया। ग्रेटर इसराइल का यहूदियों का एक फलसफा तवील तरीन, आपको इस बारे में और लोगों को इस बारे में आगाही होनी चाहिए कि वो जो खैबर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाला था यहूदियों को, तो वो तो मदीना तक पेशकदमी करना चाहते हैं, वो तो ये सारे के सारे हिस्से के अंदर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की उस हदीस को भी मद्देनजर रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों ही को मुहातब होकर ये बात कही हुई है कि यहूदी अपनी मक्तलगाह में एक वक्त आएगा क़यामत से कबल इकट्ठे होंगे और हर दरख्त पुकारेगा, हर पत्थर पुकार उठेगा। अब ये मुसलमानों की बुज़दिली की बात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर के बारे में ये भी कह दिया था कि भूखे जिस तरह दस्तरखान पे टूटते हैं, कौमें तुम्हारे ऊपर टूटने के लिए एक दूसरे को दावतें देंगी कि आओ इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, आओ इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं।
तो सहाबा हैरान रह गए, क्या हम उस वक्त बदर जितने भी नहीं होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बल्कि तुम सैलाब के ऊपर जो जाग आती है उनके कतरात से भी ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वहम नाम की बीमारी पैदा हो जाएगी, यानी दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। जब तक मुसलमान हुक्मरान मस्जिद अक्सा को उम्मत मुस्लिमा का मसला नहीं समझेंगे, तब तक ये मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। और ये मजम्मत के जो मामलात हैं, आप और मैं 75 बरस से मजम्मत सुन रहे हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं जब तक आखिरी कश्मीरी नहीं मर जाता, फलस्तीन के साथ खड़े हैं जब तक आखिरी फलस्तीनी नहीं मर जाता। खड़े होने का क्या फायदा है? वो कौन सा, हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो कौन सी ईंट आनी है जिसका जवाब पत्थर पे देना है? अब तो मुस्लिम हुक्मरानों को जागना चाहिए। अब कहाँ पे ईंट और पत्थर का जवाब है? अब तो यहाँ पर रॉकेट तक फायर कर दिए गए हैं। पूरे का पूरा गजा जो पट्टी है जहाँ पर आबादी थी मुसलमानों की, उसको तो तबाह कर दिया है, नीच तो नाबूद कर दिया है। अब हमने किसका जवाब देना है? और यहाँ पर हमारी तरफ से कोई सपोर्ट, ना कोई असलहा की, ना कोई माली, सिर्फ इमदाद के लिए भी हम मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रक जाने दे, इसकी शायद फर्स्ट एड मिले। इसकी शायद अलामा साहब एक और वजह ये भी है कि जो माजी में मुस्लिम ममालिक का, जो मुसलमानों की साइंस के अंदर जो तरक्की थी, तालीम के मैदान में हम लोग सबसे आगे थे, वो स्पेन, वो गरनाता, हम वहाँ से भी सर बहुत पीछे रह गए हैं। शायद ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमें मार खानी पड़ रही है बाहर की दुनिया से। बुनियादी तौर पे ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसकी तरफ आपने बाकायदा तौर पे इशारा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक मफहूम है, एक हदीस है कि जो कुव्वत है वो रमी के अंदर है, यानी निशानाबाजी के अंदर है। और इस हदीस के इस्तेदलाल मुहद्दिसीन ने यही लिया है कि जो कौम असलहा साजी के अंदर तरक्की करेगी वही सुपर पावर होगी। बुनियादी तौर के अंदर के ऊपर अगर आप गौर करें तो जापान की मईशत अमेरिका से बेहतर है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका है। क्यों? क्योंकि वो असलहा साजी में आगे है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल कबल ये पेशीनगोई कर दिए गए, जो कौम असलहा साजी में आगे होगी वही सुपर पावर होगी। तो मुसलमानों ने बुनियादी तौर पे असलहा साजी के अंदर, मुसलमान, शुक्र है कुछ पाकिस्तान में इस बारे में तवज्जो दी गई है, लेकिन मुसलमान अमूमी आप हुकूमतें देख लें असलहा साजी के मैदान में, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, ये सारी बातें दुरुस्त है, मईशत भी दुरुस्त है, लेकिन सुपर पावर वही होगी जो असलहा, यानी आपने मुहावरा सुना हुआ, जिसकी लाठी उसकी बहन। जिसके पास असलहा साजी में सबसे ज्यादा महारत होगी, सबसे ज्यादा कुव्वत होगी, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, वो लाजमी बात है, इल्म से ही आनी है, वही दुनिया में सुपर पावर होगा। तो मुसलमान अगर कंसेंसस करके आपस में मिल बैठ के जैसे एक फौज बनाई थी असलहा साजी के अंदर तरक्की करें तो वो वक्त दूर नहीं है। लेकिन हमारा तो अलमिया ये है कि डॉक्टर कदीर साहब से हम बयान दिलवाते रहे हैं, यानी हम तो अपने हीरोज को लॉकडाउन करते रहे हैं। तो ये अलमिया तो जाहिर है मुसलमानों के लिए आज है। हमारी तो हुक्मरानों से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि आगे बढ़ें, इस काम को उठाएं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी और दीनी कुव्वतें और जमातें हैं वो आपको एक वाफर मिकदार में अवाम की, नौजवानों की एक बहुत बड़ी खेप मुहैया कर सकते हैं। आज पाकिस्तानी हुक्मरान इरादा कर लें कश्मीर को आजाद कराने का, फलस्तीन को आजाद कराने का, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ आजाद हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जुर्रत की जरूरत है, इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसके लिए बेहतरीन खारजा बिल्कुल एक करेज की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहुत शुक्रिया अल्लामा शामिल अली ज़हीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन ऐसा ही है, जब मुस्लिम कंट्रीज़ एक यूनाइट होकर एक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इसी तरह हम लोग मार खाते रहेंगे, बस मजम्मतें करेंगे, करारदादें पास करेंगे, प्रैक्टिकल मैदान में हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी हेल्थ सेगमेंट हमारा, जो आपको पता है कि डेली हम कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ पर बात करते हैं। अभी मौसम जैसे चेंज हो रहा है, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, जैसे मौसम बदल रहा होता है ना, फ्लू, बुखार, ज़ुकाम, नज़ला, ये ज़रूर होता है, लेकिन उसके भी बड़े अच्छी रेमेडीज़ होती हैं, बड़े अच्छे टोटके होते हैं जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप में वाइटामिन्स की कमी होती है ना, तो दैट इज़ द बेस्ट वेदर, जिसमें आप जो ड्राई फ्रूट्स है, जो कैशू नट्स है, उनका इस्तेमाल करने के बाद आप अपने बॉडी के अंदर जो ऐसे एनर्जी लेवल आपका लो हो जाता है, जो विटामिन्स की कमी होती है, वो ठीक हो जाती है। आप इस्तेमाल करने का मशवरा तो दे रही हैं, जो कि बहुत अच्छा मशवरा है, बट पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है, ये भी लोगों के लिए चैलेंज है ना, कि अफोर्ड करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है।
तो उसके पैरेलल कोई टोटके भी होने चाहिए, बट ड्राई नहीं, बादाम के ऑल्टरनेटिव भी आप उसको क्या दें? नहीं, नट्स कुछ ऐसे भी हैं ना जो इतने ज़रा इकोनॉमिकल भी होते हैं, बट असल चीज़ ये है कि बात ये है कि आपकी ज़िंदगी और जान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। Yes. अगर हम लोग अपनी जान पे, अपनी सेहत पे पैसा नहीं खर्चेंगे तो फिर किस पे खर्चेंगे? यही बात है। लेकिन आप ये देखिए, मज़े की मूंगफली कितनी मज़े की लगती है सर्दियों में, सारी फैमिली का एक पिकनिक हो जाता है, सब इकट्ठे बैठकर, फेस्टिविटी होती है पूरी। एग्जैक्टली, बादाम है, अखरोट है, सुबह के टाइम आप उसका शेक बना के पिए, वो कितना अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। खैर ये तो मेरे मशवरे हैं, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर आयशा खालिद हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। Thank you so much. और मुझे ये बताइए कि हमने जिस तरह से इंट्रो में बात की है, एक तो महंगाई वाला रोना तो हम बाद में रोएंगे, लेकिन पहले रोना चाहिए। पहले रोना चाहिए पहले वैसे रोना कसम से। हाँ, पहले हम न्यूट्रिशन की बात कर लें कि कितने न्यूट्रिशन है, रिच ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कितनी बुरी बात है। तो हमें किस तरह से मैनेज करनी चाहिए अपनी डाइट को, जिसमें हमारे अफोर्डेबल कैशनट्स भी आ जाएं और हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है? अच्छा, अफोर्डेबिलिटी इज़ द प्राइमरी कंसर्न, लेकिन और मज़े की बात, जितना हम लोग ड्राई फ्रूट्स में हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है और जितना हम उसमें बेअतदाली का मुजाहिरा करते हैं ना, वो सबके लिए अनअफोर्डेबल होगा। मतलब यू नो बहुत ज़्यादा हम मिकदार में खाने लग जाते हैं। जी के सामने अगर बोल रखा है तो उसमें चाहे जितने मर्जी बादाम है वो सारे हमारे। अच्छा, अपने घर में इस तरह नहीं खाते, किसी मेहमान की तरफ आप चले जाएं तो मजा आने के हाँ, एक दाना भी बाकी बचे। हाँ, दैट आई रिमेंबर वी वुड डू इन चाइल्डहुड ना, कि मतलब कहीं गए तो क्योंकि घर पे तो बड़ी एक, क्योंकि वाकई में ड्राई कुछ लोग उठा के जेबों में भी डाल लेते हैं, जेबों में भी डालते हैं शादियों में। हाँ, देयर आर पीपल एग्जैक्टली, बस कुछ मानते हैं कुछ मानते नहीं है। असल चीज़ ये है। अच्छा, जिस तरह ये नहीं मान रही ना, नहीं, मैंने देखा नहीं कभी किसी को ऐसे, इसी वजह से तो मैं हैरान। नहीं, खुद भी कभी I have seen many people doing that, especially in the weddings and all ना, मतलब very professional ones, और वो ये ऐसा करते हैं। ऐसे करते हैं। क्या बात। क्योंकि एक हमारे यहाँ पे मिथ है कि एक तो ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, क्योंकि कम मिलते हैं। जबकि एक नंबर 1 गलती यहाँ पे ये करते हैं कि हम पूरा साल ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। एग्जैक्टली। एक बात मिथ है ना कि नहीं सिर्फ सर्दियों में खाना है, सिर्फ सर्दियों में, गर्म है, सर्द है। एक तो ये कॉन्सेप्ट मेरे से ऊपर है, बिकॉज बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड एन एक्सपर्ट, आप के लिए कोई सर्द गर्म या वो चीज़ नहीं होती। इट्स जस्ट द बॉडी एंड योर इम्यूनिटी एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सर्टन फूड। जैसे कई लोगों को ना कैफीन ट्रिगर कर गई, कई लोगों को नहीं करती, तो हम कहते हैं नहीं कॉफ़ी गर्म है या चाय गरम। सो इट्स जस्ट द केस विद द ड्राई फ्रूट्स। नहीं, एक्सेसिव तो कोई भी चीज़ हो जाए तो खराब होगी, वो आपके लिए नुकसानदेह होगी ना। आप चाहे पूरा साल 2 बादाम और 2 पिस्ते खाते रहे, अब 2 बादामों ने आपको वो क्या करेगा भी क्या? हाँ, वो तो कुछ भी नहीं करेगा, यू नो। लेकिन हमें है ना कि ऐसे पकड़ के ऐसे खाए तो मजा आए, तो पता हमारे चले लिए हमने भी कुछ ना खाया। अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा, बजट से बाहर हो जाएगा। राइट। सो एक बात ये कि एक पूरा साल खा सकते हैं। दूसरा ये कि सर्विंग साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने ये पिस्ते, बादाम, काजू, अखरोट खाने कितने हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स आपको कुछ नहीं कहेंगे, इवन इफ यू ईट डेली, यू नो, टू योर सरप्राइज। लोगों को लगता है कि शायद डेली नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं। कोई 5-7 बादाम ले लें, थोड़े से पिस्ते ले लें, 2-4 अखरोट, काजू। इफ़ यू आर जस्ट इतना अगर क्वांटिटी पे अगर आप फोकस्ड हैं और इतना ही लिमिट करते हैं तो कुछ नहीं कहेगा आपको। राइट। अगर आप बजट की भी बात करें तो बाकी हम चीज़ें पे यू नो वी आर एट टाइम्स स्पेंड थ्रिफ्ट और बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग अपने अटायर पे हम लोग इतना खर्च कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो ये सेहत इसके अपनी बॉडी पे क्यों नहीं खर्च कर सकते? हाँ, एग्जैक्टली। सो वो अफोर्डेबिलिटी का मसला नहीं आता, मसला तब आता है जब एक्सेस बढ़ती है या हम लिमिट क्रॉस करते हैं। सो चीज़ अच्छा है क्या ड्राई फ्रूट्स में? ड्राइड, सिंस इट इज़ ड्राइड, तो इसका मतलब मॉइस्चर और वाटर कंटेंट इज़ रिमूव, दैट्स व्हाई इट इज़ ड्राइड। तो ड्राइड कोई भी चीज़, ख़ास तौर पे जो फ्रूट्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन ज़्यादा बेहतर होती है, उनको हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, पैरिशेबल नहीं है। क्योंकि जो वाटर कंटेंट वाले फूड्स या फ्रूट्स हैं वो हाईली पैरिशेबल हैं। अगर जैसे आप एक खुबानी की बात करते हैं, एक आड़ू की बात करते हैं, आलू बुखारे की बात करते हैं, इनकी रॉ फॉर्म आप 1 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। आपको यू हैव टू गेट दैट रेफ्रिजरेटेड और समथिंग, या इस तरह 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन। लेकिन ड्राई फ्रूट आप यू नो यू कैन कीप इट फॉर एज मैनी डेज एज यू वांट टू। खजूर है, अब इनमें है क्या क्या, क्यों ये अच्छा? इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमें आम तौर पे हम कंज्यूम नहीं करते। इसमें हमारे पास बहुत अच्छा, हाउएवर ड्राइड फ्रूट्स जो हैं उसमें विटामिन सी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो रॉ फ्रूट्स में या जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनमें बेहतर होता है, वो कम हो जाता है। इसमें शुगर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है जिसमें फाइबर है।
तो फैट्स और शुगर्स यानी ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स तो हैं, बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जो हमें मसला होता है ना गरम, जिसको हम कहते हैं कि गरम हो रहा है, वो हाई शुगर एंड फैट कंटेंट की वजह से, बिकॉज एनीथिंग व्हिच हैज हाई शुगर एंड फैट्स दे आर गिविंग यू द कैलोरीज, प्रोटीन्स भी है ना, सारे मैक्रोज हैं, वो आपको जब कैलोरीज ज़्यादा देते हैं इन ओवर, फॉर एग्जांपल अभी बैठे बैठे मैंने कोई बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खा ली तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे हीट अप हो रहा है। अच्छा, बेसिकली द कैलोरीज आर व्हाट यू हैव कंज्यूम्ड। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ड्राई फ्रूट्स के यूज़ से कुछ लोग ये समझते हैं ज़्यादा खा लें ये गर्म होते हैं, चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं, बीपी भी शूट कर जाता है, तो ऐसा कुछ होता है या बस लोगों की ये भी एक किसी हद तक मिक्स ही है? अच्छा, रादर ये ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में, नॉट एग्जैक्टली ग्लूकोज बट ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद इस तरह करता है कि इसमें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में एक, मैं नाम के लिए जो मजीद लोगों को समझ में आ जाए, पॉलीफेनॉल्स। यू सी वी डोंट हैव टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, एक आम बंदे को नहीं पता कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, यू नो पॉलीफेनॉल्स क्या हैं, लेकिन फॉर सम हु आर अवेयर ऑफ इट एंड खासतौर पे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या हेल्थ रिलेटेड लोग हैं उनको समझ में आए कि यू नो हाउ डज इट, हाउ कैन इट बी लिंक्ड विद द लोअर ब्लड प्रेशर, कैसे करेगा लोग तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो पॉलीफेनॉल्स को तो टेक्निकली ब्लड प्रेशर लो करना चाहिए, और लो होता है मिकदार का मसला है, और मसला हमारी गलत उसका है, जिस चीज़ से हम इम्यून नहीं होते ना, जो पानी ना पीने वाला बंदा है वो आज बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देगा, उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। सो द प्रॉब्लम इज विद द इम्यूनिटी कि हम इम्यून नहीं है, जबकि ये जनरली इम्यूनिटी बूस्टर भी है, आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करने में मदद करता है। प्रेफर टाइम क्या है, इन द मॉर्निंग फॉर द ब्रेकफास्ट या फिर लेट नाइट जब आप यू आर गोइंग टू द बेड? अच्छा, इट्स एनी टाइम, लाइक इसमें आप इसको स्नैक टाइम पे भी ले सकते हैं, बट हम दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए लंच अक्सर स्किप हो जाता है उनको ब्रेकफास्ट में मसला है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होलसम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, हम प्रेफर करते हैं हम ज़्यादा सो लें, तो उसमें भी हम थोड़ी सी किशमिश रख लिए, किशमिश बहुत आइडियल है, हम दही में डाल के खा सकते हैं, दफ्तर में थोड़ी सी किशमिश, बादाम, किशमिश तो मीठा बहुत है, इज इट दैट फैटी? अच्छा, अब किशमिश बिल्कुल मीठा है, बट इसमें हमारे पास बहुत अच्छा फाइबर है विच एक्ट्स एज प्रीबायोटिक, और प्रीबायोटिक इस तरह से काम करता है कि जब हम इसको दही में या किसी चीज़ में डाल के, इसमें खजूर में वी हैव गुड फाइबर्स, ठीक है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं, उसको अगर हम प्रोबायोटिक्स के साथ यानी दही वगैरह के साथ लेते हैं या किसी भी प्रोबायोटिक्स के साथ लेते हैं तो हमारा गट बेहतर होता है, गट बेहतर होता है तो वेट अगेन टेक्निकली तो कम होना चाहिए क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। वेट अलोन इज नॉट लिंक्ड विद रेजन का बहुत ज्यादा इनटेक, बट इसको मैं इंडोर्स नहीं करी कि आप रेजन्स बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दें, वजन नहीं। अच्छा, हमारे तो हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का जो है ना मरीज होता है, तो ड्राई फ्रूट्स उनको किस तरह यूज़ करने चाहिए, उसकी कोई सर्टन वो खा सकते हैं क्वांटिटी, या फिर आप समझते हैं उनके लिए नहीं ठीक, जिस तरह लोग कहते हैं कि बीपी लो हो जाता है इससे उनका? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन से नट्स अच्छे हैं? उनके लिए रेजन्स को वो अवॉइड करें क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो खून में शक्कर की या मिठास की, शुगर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है और वो यू नो इन सिंपल फॉर्म वो वहाँ पर स्टे करती है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाले जो फूड्स हैं या फ्रूट्स हैं उसमें हमारे पास रेजन्स हैं, खजूर है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं ले सकते, हफ्ते में 1 से 2-3 बार वो भी ले सकते हैं, दैट वोंट हार्म, लेकिन बेहतर है कि वो काजू ले लें, अखरोट ले लें अल्टरनेटिव डेज में, और अल्टरनेट्स ले लें, वो ले सकते हैं। खुबानी बहुत अच्छी है, आलू बुखारा बहुत अच्छा है। सो ड्राइड में जो हमारे पास बाकी है खुबानी, खुश्क आलू बुखारा वो ले सकते हैं। दे कैन हैव आमंड्स एज वेल। हाउएवर यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो हैं जिनको गाउट है या अर्थराइटिस या कोई हड्डियों से मुतल्लिक कोई भी जो मसला है, they have to be a little careful because they have प्योरीन्स, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की फर्दर एक फॉर्म है प्योरीन्स। हाँ, एक ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि जो प्रोटीन हाई इनटेक की जो फूड्स हैं उसमें दालें शालें हैं, गोश्त है, प्योरीन्स मसला करता है गाउट के लिए, ठीक, गाउट के लिए या यूरिक एसिड के लिए, क्योंकि प्योरीन अल्टीमेटली आपके लिए। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की तो हम बात कर रहे हैं, सर्दियां हैं तो सर्दियों में फ़िश ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, तो ये फ़िश भी जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या डायबिटिक लोग हैं उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं है, बट उनको खा लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अक्सर तो जिस फंक्शन में हम लोग जाते हैं वहाँ पे फ़िश होती है सर्दियों में। फ़िश क्यों नहीं खानी चाहिए? नंबर 1, इस तरह के जो मिसकॉन्सेप्शन है ना, इस पे लाइक रियली मसला असल में ना, जैसे अब आप लोगों के प्लेटफॉर्म से हम कितने अच्छी चीज़ें प्रमोट करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द राइट मीडियम। मीडिया इज़ नॉट बैड बट प्रमोटिंग समथिंग रॉन्ग इज़ बैड,
एंड हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे यही मसला है कि हम जाके सिर्फ गूगल करते हैं और गूगल पे जो पहली वीडियो आ गई हमने उसको यूट्यूब की उसको देख लिया। अब उस पे तो वी डोंट हैव एनी एविडेंस कि भाई ये कोई प्रॉपर बैग बंदा बैठा हुआ है, क्वालिफाइड है, नहीं है। ये चीज़ें भी वहीं से उठी हैं कि जी फिश गर्म है, इसको सर्दियों में ही खाना है सिर्फ, अदरवाइज क्यों नहीं खानी भाई फिश? क्या मसला है फिश को? क्या कह रही है आपको फिश? पूरा साल खा सकते चाहे हैं। आप गोश्त कितने इतने बड़े पीस उठा के खा रहे हैं, चाहे मटन है, बीफ है या गोश्त किसी किस्म का भी, वाइट मीट में फिश इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। जो कि आप ओमेगास आपको मिल रहे हैं, विटामिन B12 मिल रहा है जो कि आपको मिलता ही एनिमल सोर्सेज से है, ठीक है। जो लोग यानी जैसे विटामिन B इज वेरी गुड फॉर योर जनरल हेल्थ, योर ब्रेन, your what not, your nerves, your and neurons, for everything, yes. and then for everything. और ख़वातीन के लिए तो स्पेशली सबसे ज़्यादा कमजोरी विटामिन B12 की और विटामिन D की होती है। विटामिन D की होती है, तो विटामिन D और B आपको एनिमल सोर्सेज से ज़्यादा बेहतर मिलता है, राइट, यू नो। सो जो लोग यानी वो एक सेगमेंट या वो एक पोर्शन मिस कर रहे हैं अपनी डाइट से, और कई लोग गोश्त से डर के गोश्त ही छोड़ देते हैं हाँ। कि शायद गोश्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, फलां बढ़ा रहा है, यूरिक एसिड सिर्फ डर के। हाँ, इसकी वजह ये है ना कि हर बंदा तो अपने घर में नीम हकीम बना हुआ है, तो Quantity किसी ज़्यादा प्योर हो डॉक्टर के पास जाते और नहीं, फिर फिर जो हाँ, कहता है या हाँ। यूट्यूब पे जिस तरह वीडियो देखी और उस पे अमल करने लग जाते हैं। ये हमारे पास एक अच्छी चीज़ भी तो है ना कि जहाँ पे बुरी चीज़ें कन्वे हो रही हैं या बुरी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उस तरह से हम अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और पैरेलल चल रहा है, इसीलिए लेकिन हम ये ज़्यादा होना सेगमेंट चाहिए। इसीलिए ये सेगमेंट्स हम रखते हैं ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको अवेयरनेस मिल सके कि आपने क्या है, क्या आपकी सेहत के लिए बेहतर है, क्या नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और नाज़रीन अभी हमें जाना है ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी हम एक ऐसे ही टैलेंटेड लेडी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि सोसाइटी बैरियर्स को तोड़कर, मैं कहती हूँ क्या बात है कि वो अभी मैं देख रही हूँ कैसे एक्टिव और कैसे चीज़ें अपनी करके, और मेरा तो दिल कर रहा है कि अब मैं भी प्रोग्राम के बाद ना इनके साथ पीछे बाइक पर बैठकर वन मिलिंग करूँ। पीछे क्यों बैठना? पीछे बाइक पे बैठ के वन मिलिंग कौन सी होती है बाय द वे? यार नहीं, आपका अगर दिल इतना करे तो आप खुद बाइक राइड करें ना जनाब। ये देखें, ये है जी खवातीन अच्छा, को जिन चैलेंजेस का सामना है, ये बाइक राइडर हमारे साथ है जो कि नॉर्दर्न एरियाज में भी बाइक पर जाती हैं। खुंजराब तक इन्होंने बाइक राइडिंग God. की है। शायद मेरा ख्याल है कि मैं अगर सोचूं को हम सोच भी नहीं सकते हैं, शायद नहीं सोच रहे, थोड़ा सा नॉट इजी टास्क थोड़ा ना, सा इतना सोचिए। मुश्किल होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर ये देखें पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, अक्सर लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, ख़वातीन के लिए एक प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन इस बाइक राइडर ने जो आज की गेस्ट है हमारी, उन्होंने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री। एब्सोल्युटली। अगर आप जाते हैं खुंजराब तक, आखिर उन्होंने सफ़र किया है बाइक पर नो डाउट, और बाइक पर राइड की है, तो ये इतना आसान नहीं है, बट ये चीज़ प्रिडिक्ट करती है, साबित करती है कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है और पाकिस्तान में ख़वातीन को एहतराम की निगाह से देखा जाता है। बतूल आज हमारे साथ मौजूद हैं। बतूल रियाज, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, वी आर गुड। बतूल, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और ये देखिए, ये अपना हेलमेट, ग्लव्स, ये सब रखे हुए हैं आपने बिल्कुल सामने। तो मुझे ये बताइए कि क्या कहाँ सैरें की है बाइक पर, और कितने घंटों तक आप लगातार बाइक चला सकती हैं? मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। बलूचिस्तान और सिंध वाली साइड रह गई है, और Okay. अभी जो बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है वो दियोसाई का है, और इंशाल्लाह अच्छा, फिर दियोसाई तक आप बाइक पर जाएंगी? माय गॉड, वाओ। कमाल। सकते एक हैं। लड़की का इस तरह होना, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी हिम्मत और मुश्किल काम नहीं है। और माशाल्लाह आप तो खुंजराब तक गई हैं। इस पे रास्ते पे जाते हुए कभी हुआ हो बंदा थक जाता है या बंदे का होता है यार मैं Painkillers आधे रास्ते से मुड़ जाऊं वापस, बस बहुत मुश्किल है। चैलेंज समझ कर करती हैं या शौकिया आपको इसका है? अच्छा, पहले तो शौक था, अब जब Challenge। हाँ, अब जब जाते हैं तो जब लगता है ना थकावट है, रुक जाए, तो फिर फील होता है कि यार बंदे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वाओ, हाँ एब्सोल्युटली। तो फिर आप कितना घंटे तक, मेरे जैसी हो वो तो पहले जाके 2 पेन किलर्स खाए, फिर उसके बाद वो फिर- पहले जाए ही ना हाँ, पहले जाए ही ना। पहुंचेगी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चला सकती हैं। नहीं, मेरे साथ मसला है ना, मैं खैर anyways, बट let's ये not इसके discuss लिए it. ना मेहनत करनी पड़ती है ना, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है जरा, अगर वो हो तो वो जी इंसान जी कर जी लेता है। बिल्कुल नहीं ठीक है। कर सकती हैं। मैं कर सकती हूँ ना, बहुत देखा, आराम ये दैट्स द स्पिरिट। आप क्यों लड़कियों को डीमोटिवेट कर रहे हैं? कर ये सकती देखिए, हूँ, ये बहुत आराम से डीमोटिवेटर कर सकती बैठा है, हूँ। बहुत आराम से मैं बहुत चला आराम सकती से हूँ ना। बस पहले मुझे एक बाइक चलाना, आपने मुझे बाइक चलानी सिखा दी। हाँ, मैं सिखाती भी हूँ ना, ओह वाओ, तो अच्छा, आपको तो फ्री में सिखा दूँगी। क्या बात है। वाह, देख ले क्या जी, बात मैं है। बाइक सीखने जा तो रही अब हूँ। फ्री की ऑफर है, अब आपने सीखनी है मैंने और बाइक- सीख के आपकी बाकायदा हम प्रोग्राम में फिर वीडियो चलाएंगे। खाली अब कमिटमेंट
कमिटमेंट होगी, इसको पूरा करना है। अच्छा बतूल, बतूल कितने स्टूडेंट्स आते हैं, लड़कियां आती हैं, पेरेंट्स क्या छोड़ने आते हैं, कैसा रिस्पांस आता है? यार सबसे अच्छी सच अ गुड थिंग। हाँ, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ना कि हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आ रहा है, हाउ स्वीट, बेटे अपनी माँ को लेके आ रहे हैं, भाई अपनी बहनों को लेके आ रहे हैं, और बैठ के एक डेढ़ घंटा वेट करते हैं, मैं बाइक पकड़ के पीछे दौड़ रही होती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि यार ये मर्द जो है, वरना नॉर्मली लोग कहते हैं कि नहीं यार ये घर में अच्छा, ये तो मैंने issue। इतना देखा है मर्द ऐसे अब ऐसे बदनाम करे, मैंने इतना लोगों को अप्रिशिएट करते हाँ, देखा है ना, इतना इन वो खवातीन करते हैं। को। ये पहले बहुत ज्यादा था, आज से 5-6 अच्छा, इस एप्रिसिएशन की एक वजह ये भी है ना कि जो खवातीन यानी कि इंडिपेंडेंट हो गई हैं, खुद से बाइक राइड करती हैं, उन्होंने मर्दों का काम आसान कर दिया है। मर्दों की जिम्मेदारी अब उन्होंने ले ली है, तो इसलिए मर्दों को भी काफ़ी सहूलत हो गई है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि भाई हैं एक, वो जाते हैं जिम भी जाते हैं और एक जॉब भी करते हैं अलग से, फिर बच्चों को स्कूल से भी लेना होता है, तो वो अपनी बीवी को मेरे पास लेके, बाइकर थे वो, खुद भी बाइकर थे, सिखाने को सिखा सकते थे, बट उनके पास टाइम नहीं था। मुझे कहते हैं मैंने आपका देखा है, आप ये वो कम्युनिटी की बंदी। मैंने कहा हाँ, कह रहे आप बाइक सिखा दो। मैंने कहा ठीक है। बीवी को एक मेरे पास तकरीबन मैंने 10 दिन के अंदर उसको बाइक सिखाई, और वो जनाब बैठे रहते थे बच्ची को लेके, और छोटी सी बच्ची, तो वो जॉब पे होते हैं, पीछे से वो बंदी अपना काम करके बच्ची को स्कूल से लेके आती है, फिर जिम जाती है बच्ची को लेके, मतलब वो आधी जिम्मेदारी उसने हस्बैंड की ली। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये ना कि बाइक राइडिंग सिर्फ बाइक राइडिंग नहीं होती, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है, खवातीन को खुद एतमादी भी सिखाती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, यकीन करें, मतलब अंदर से आपका आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिरे ना नहीं, अंदर से आपका ना, मतलब कोई ऐसे जैसे कोई मस्कुलर थिंग फील होता है, यू फील समथिंग लाइक किसी चीज को ऑन कर रहे हैं आप अपने आप को, एक यही बात है ना, कोई अलग ही पावर है ना, एक अलग। मुझे स्टिल याद है हमारे ऑफिस वाली रोड पर सुबह 8 बजे का टाइम, एक छोटी सी स्कूल में बच्ची जा रही थी, अपनी स्कूटी पर थी, उसको वार्डन ने रोका, वो शायद स्कूल से लेट हो रही थी, इट वाज अबाउट 8 बजे के बिल्कुल करीब थे, उसको वार्डन रोक रहा, कह रही है मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ। अच्छा, वो रुकी नहीं, वो आवाजें लगाती हुई भागी थी, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ। मैं अभी भी आ रही थी, तो मैं लेट हो रही थी, तो मैंने आगे भी जाना है, तो मैं इशारे लगे, तो वार्डन खड़े, मैंने 2-3 दफा ना देखा कि देखे ना, मैंने कहा इशारा बहुत लंबा तोड़ो। ये देखिए वो गलत बात है, बतूल ये बिल्कुल आपको खाली था, मतलब कुछ अच्छा नहीं था। सुबह का टाइम है, खाली था। खवातीन हो या मेल्स हो, सबको सिग्नल्स का जो है ना, हाँ ना, चला लड़कियों को भी करती हैं, चला लड़कियों का वॉयलेशन के लिए क्या जेंडर आप यूज करेंगे? सुने ना, मेरा आज तक नहीं हुआ। अच्छा, वैसे ये अच्छी आप बात तो है। क्योंकि वो जब रोकता होगा आप निकल जाती होंगी ना, आप काबू नहीं आती होंगी। मुझे एक अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे हम सबको जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, सिग्नल्स पे रुकना चाहिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का आपका तासुर जाता है। अच्छा बतूल, ये बताएं कि आपको खुंजराव तक सफर करते हुए मैंने अच्छा बतूल, बात फिर कहीं से कहीं निकल जाएगी। बतूल ये बताएं कि खुंजराव तक आपने ट्रैवलिंग की है, कोई यादगार वाकया हो, कभी आपको डर लग गया हो? आप चीते से भी मिले हैं भाई, ये स्टोरी भी है, वो भी बताएं कैसे मुलाकात हुई आपकी? कोई मानता नहीं है, कहते बिल्ली देख ली होगी। मैंने कहा मेरे से पूछो ना, जब उस टाइम जो हालात होते हैं ना आपका दिल करता है जमीन फट जाए और घुस जाओ, कहीं छुप जाए, या कहीं कोई चीज बस छुपा ले हमें कुछ किसी तरीके। वाकया क्या था ये? थोड़ा दूर था, ये बचत हो गई, वरना तो जरा शेयर कीजिएगा, था क्या वाकया? मैं आपको बता रही हूँ, मेरी ना टांग का हुआ ऑपरेट, तो मेरे से तो दौड़ भी नहीं लगनी थी। नहीं, ऑपरेट के बावजूद आप इतनी राइडिंग करती हैं? तो काफी दूरी पे था, और वो टहलता निकला, बाहर आके ना इधर उधर देख रहा है। मैंने कहा पास रुक जाओ यहीं पे। तो इलाका कौन सा था ये? मरी वाली साइड पे, अच्छा, नथिया गली वाली साइड पे हैं, अगर आप सर्च करें तो। तो जीप पे ना कुछ 4-5 लोग जा रहे थे, वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। तो वो लाइट्स वगैरह लगाते हैं हम लोग जब जाते हैं पहाड़ी इलाकों में ना, उनकी लाइट्स काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, तो वो उस लाइट ज़रा आगे आई ना जीप की, तो मैं आराम से, बाइक बंद थी, ऐसे आराम से पीछे रेड़ती हुई लेके आई। और आप अकेली थी तब? हाँ ना, टर्न मारा चाय पीने के, उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा वहाँ जाके चाय पीनी है, बस वो एक बार माय गॉड। तो वो जाहिर है, और पता है चीता सबसे ज्यादा तेज भागने वाला। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, मैंने कहा बाइक तो चलो ठीक है, अब तेज भगा भी लूंगी ना, या खाई से नीचे जाऊंगी वो पकड़ लेगा। और अगर मैं दौड़ती हूँ तो वो तो सोचो भी ना। नहीं दौड़ ही नहीं सकते, चीते के साथ आपने दौड़ना कितना दौड़ लूंगी? नहीं मतलब चलो सही, जो जिसकी टांगे वांगे ठीक हो ना, वो एक दफा थोड़ा सा सोच भी लेता है कि चलो थोड़ा सा दौड़ के देख ले। तो मैंने कितना। अच्छा, लेकिन ऐसी
चीज My चीते को God. देखकर तो आपकी टांगों से वैसे ही आप जान तो निकल फिर जाती है, चीते भागा ही निकले। नहीं जाता कहाँ ना। पे टांग जाती हाँ, वो वाला कहाँ पे टांग जाती है। वो वाला सीन था। कभी बहुत ज्यादा डर लगा हो कोई ऐसा रात के वाकया, अंधेरे कभी में बाइक कोई खराब हो गई हो, जगह आप ऐसी अकेली हो। हो, किसी अच्छा ने फिर मुझे आपकी नहीं डर नहीं लगता। हम नॉर्मली जब भी निकलते हैं ना, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम रात का सफ़र जो है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि सुबह गर्मी बहुत होती है। रात का सफर प्रेफर करते हैं? हाँ, रश बहुत होता है वो फिर। तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि फीमेल्स के लिए रात को सफर करना बहुत रिस्की है। नहीं, बाइकर्स के लिए सब चलता बाइकर्स के लिए तो कितने पूरा गैंग एज ए ग्रुप आप मूव करते हैं? है। हाँ, गैंग कह सकते नहीं हैं। नहीं, वही पूरे ग्रुप में मूव करते हैं। शुरू में तो सोलो था, अब अकेले जाओ ना तो थोड़ी सी अलग सी अजीब सी लगता है कि यार इतनी अच्छी अच्छी जगह पे जाए, कोई एक आधा पिक्चर खींचने वाला तो होना कोई साथ चाहिए। जरूर है। तो क्या फैमिली साथ होती है, फ्रेंड्स होते हैं, सब फीमेल्स दोस्त, होती हैं या मेल? सारी लड़कियां। अच्छा, सब लड़कियां ही टोटल होती हैं। फीमेल्स होती हैं। वो इतनी, अब तो लाहौर में इतनी होगी, आप ना टोटे भी करो तो फिर निकल आएंगी कहीं ना हाँ, कहीं से। वैसे ये बात है, टोटे क्यों इशारा करते हैं बड़ा आप? अच्छा कि टोटे क्यों करने हाँ लगा ना, आपने? मीन्स की इतनी हमने ज्यादा टोटे माशाल्लाह। क्यों हम तो बड़ा अप्रिशिएट अब करते तो हैं। आप रोड पे आम निकलो ना तो 15-20 आराम से नहीं निकल। नहीं, बिल्कुल ये अब ठीक है, बड़ा नॉर्मलाइज ये हो रहा है। लड़कियों ने अपनी जिंदगी आसान की है अभी। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत और आई अच्छा है थिंक ना इसमें ये। हमारे मर्दों को भी देना चाहिए कि वो अब इसमें रुकावटें बन नहीं रही, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये आप जैसी लड़कियां जब आती है ना, पता नहीं आप जैसी कितनी तो लड़कियों को बाकियों को देख भी के हौसला बाकी भी मिलता है। हौसला करते हैं कि यार मुझे अगर ये- देख के ना कितनी लड़कियों ने कहा कि बाइक सीखनी, और आप यकीन करें सीखी भी। मुझे देख के जो बंदे बातें करते थे ना, ये बाइक चलाती है, ये हमारे घर में ना आए, इसकी ड्रेसिंग देखो। अच्छा, इसको- पहले ये बातें होती हाँ थी। ना, मजे की बात बताऊं, उन सब के घर में से एक एक बंदी मेरे जैसी निकली है। हाँ, सब बाइक चला रही और अब मैं बड़े आराम से मेरे बैठ ख्याल के से अब देख रही थी। एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ गई है। हाँ ना, लोगों में लड़कियां acceptance आ देखती हैं, गई वो है। कहती हैं कि यार हमने किसी का जो मुंह देखना है तो वो उठ के बंदा खुद ही कर ले। किसी की मोहताजी से बेहतर है आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें तो हाँ, आप खुद करें। खुद करें। अच्छा, कितनी गर्ल्स हैं आपके साथ जो आप लोग मूव करते हैं इकट्ठे? हम लोग हैं कोई 10-15 हैं। वाओ। तो अगर रास्ते में बाइक खराब हो जाए तो खुद सारा ठीक नहीं, पता है? एक आधा maintenance? बशिंदा हम ऐसा लेके जाते अच्छा, हैं। एक- साथ जो सामान हमारे पास सारा होता है, एक आधा बशिंदा हम लाजमी साथ लेके जाते हैं। अच्छा, टायर बिल्कुल खोले, ठीक टायर है। लगाए, सारा कुछ। अरे वाह, तो अच्छा। आपको टायर शायर वो करना आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, सबको ही थोड़ा थोड़ा आता है। मतलब स्पेयर पार्ट्स में आपने सब चीजें रखी होती हर हैं, चीज़ रखी हवा होती है। अगर खत्म हो जाए, हाँ, हवा हमारी अगर निकल हाँ जाए हाँ या ऐसे पेट्रोल कम कह हो जाए। सकती हैं। वो बाइक के पीछे हमारे इतने इतने बड़े बड़े बैग्स लगे होते हैं, साइडों पे लगे होते हैं, तो हमने सारा कुछ रखा यानी कि होता है। पूरी किट के साथ आप लोग निकलते हैं। अच्छा, उसमें खाना नहीं होता? मुझे लगा खाना और कपड़े होते होंगे उसमें। अच्छा, उसमें बाइक की चीजें इतनी से होती हैं। बाइक पे कितनी को चीजें रखेंगे? लेकिन वो देखिए, खाना तो कपड़े भी तो हो सकते हैं। अच्छा, ये कोई आपको टूर्स वगैरह अगर कोई आपके साथ आना चाहे आपके साथ, तो वो क्या कोई आपका टूर प्लानिंग कुछ इस तरह से होती है? प्रॉपर प्लानिंग होती है एक। नो आई मीन कि दे हैव टू पे टू जॉइन योर ग्रुप, और फिर उसके बाद इकट्ठे आप लोग नहीं travel नहीं, करते हम हैं? पैसे नहीं लेते, हम कहते हैं पीछे बैठ जाओ, जो होगा आधा आधा। अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम। नहीं तो कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना, फीमेल्स को देख के कोई एक्सप्लोर करने के लिए कोई स्पॉन्सर भी करते हैं, कुछ इस तरह का होता करते है? हैं। करते हैं, Sponsorship वो ये आती अच्छी है। बात है। अच्छा, आती ये है, देखें ना, इसका मतलब ये अब इस पे आई है ना, अब आपने जी बात बताई है। ये अच्छी बात है। आप मजीद बाकियों को भी कहें कि अगर लड़कियां इस तरह बाहर आना जाना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। कभी खुदा ना खासा बाइक चलाते हुए बाइक स्लिप हो, जिस तरह मैं तो बचपन में बहुत मेरे दफा बाइक से गिरा 32 एक्सीडेंट हुए हैं सर। ओह माय 32? हाँ जी, 17 साल में अब इतना तो गिरना बनता है ना। ओए होए होए, 32 एक्सीडेंट हुए हैं और ये सारे बाइक पर हुए हैं? बाइक पे हुए हैं। My कभी खुद से गिर जाती थी, कभी कोई आके गिरा जाता था। ऐसे- फिर गलती क्या होता था कि पापा की गलती परी। तो ऑब्वियसली दूसरे की होगी। नहीं, आपकी कहते तो गलती। ये थे ना, पापा की परी है, गिर गई है। हाँ, गिर गई है वो लड़की। जाहिर है लड़की है, तो इस वजह से। तो ये तो सीन है। फैमिली का कैसा रिस्पांस था आपकी? शुरू में थोड़ा होता था, अब मैं कभी गिर, अभी तो अल्लाह का शुक्र है नहीं जाती कहीं पे। नहीं नहीं, आई मीन जिस तरह बाइक चलाना, ये कैसे शौक कैसे आप में आया? खुद से ही था या? अच्छा, अब्बू को था। हाँ। ओके, वाह। अब्बू ट्रैवलिंग करते थे, अब्बू को शौक था, और अब्बू वाला वो मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। ओके। तो अब आपके बाकी बहन भाई भी राइडिंग करते हैं बाइक पे या आप मैंने अकेले? दोनों छोटियों को सिखाई जरूर है, बट अलाउ सिर्फ मुझे ही है। अच्छा, वो अच्छा, अभी वो सिखाई छोटी है अलाउ ना? उनको नहीं है? नहीं, छोटी कहाँ है, मेरे जितनी है। हाँ, अच्छा, तो उनको अलाउ नहीं है, तो फिर ये ज्यादा आप मैं लाडली शुरू से हैं, ना, आप अब्बा जान की लाडली होंगी, शुरू और से। वो कह सिखाई सकते हैं। किसने? अब्बा जान ने अब्बू सिखाई ने, आपको? अब्बू ने। वाओ, दैट इज रियली नाइस। वो आगे जब जाते थे ना काम पे, तो आगे बिठाते थे, तो मुझे लगता था मैं चला रही हूँ। ओके ओके। बस फिर तो वहीं से। आगे क्या मतलब आगे स्टडी की तरफ भी आ जाए बाइक राइडिंग में, तो क्या है फ्यूचर प्लान्स? क्या है कुछ क्या आगे क्या प्लान किया आपने? मैंने ये किया है कि सलोन बेचना है और ओके। बाहर जाना है, वर्ल्ड टूर करना है।
कुछ भी नहीं क्या रखा इस बात है। जिंदगी में। कुछ भी नहीं रखा है जिंदगी में वरना वर्ल्ड टूर नहीं, टूर करना है, क्या अल्लाह बात आपको है। आपके मकासद में पूरा करे और आप आपको वर्ल्ड कुछ टूर बेचने की करें जरूरत भी ना और वर्ल्ड पड़े, टूर कोई बाइक पे ही sponsor ही मिल करेंगे। जाए आपको। पे करूंगी और किस पे जाऊंगी? नहीं, कहाँ अब आपने वर्ल्ड टूर करना है तो आप अफगानिस्तानी बाइक पे जा सकती हैं, नहीं अमेरिका नहीं थोड़ी बाइक पे जाएंगी। नहीं नहीं, वर्ल्ड टूर के लिए क्यों नहीं जा सकती? आपने देखा नहीं इतनी प्यारी प्यारी गोरियां आ रही हैं हमारे पाकिस्तान में, कहाँ हाँ से आ रही हैं? एग्जैक्टली, नहीं बाय रोड जा सकते हैं, ईरान से आके टर्की और वहां से आगे। हाँ। खैर बहुत शुक्रिया बतूल आपका, आप वर्ल्ड टूर लाजमी ऑल करें। द वेरी बेस्ट टू यू करें। आप नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती अब Monday कल मंडे को, यस टुडे इज फ्राइडे, यस मंडे को आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।